अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ हमने उन तमाम बीमारियों को कहा था जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होती है थ्रू पैथोजेंस। तो हमने डेंगू डिस्कस किया। उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के ज़रिए ट्रांसमिट होती है। हेपेटाइटिस बी इट इज़ अ viral infection which is caused by hepatitis B virus. Mode of transmission are separate through। ये कैसे सेपरेट होता है या एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में कैसे ट्रांसमिट होता है, तो वो ये चार तरीके हैं जिसकी वजह से ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहले है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड के जरिए और बॉडी फ्लूइड्स के जरिए ट्रांसमिट होता है। वो कैसे, जब हम किसी को ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं, किसी पेशेंट को हम ब्लड देते हैं, तो उस वक्त अगर वो जो हेल्दी पर्सन जो कि ब्लड दे रहा है वो अगर हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है तो हेपेटाइटिस बी का वायरस उस मरीज में भी मुंतकिल हो जाएगा। एक दूसरा यह है कि फॉर एग्जांपल जो हम हॉस्पिटल्स में हम ब्लड निकाल रहे होते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं पेशेंट्स के, या ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज का ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, तो अगर वो जो पेशेंट है हेपेटाइटिस बी का मरीज है, तो दौरान ऑपरेशन अगर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उससे किसी डॉक्टर को कट लग जाए तो वो वायरस पेशेंट से डॉक्टर में भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसी तरह हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो खून के सैंपल ले रहा होता है टेस्ट करने के लिए, तो अगर खुदा न खास्ता वो जो पेशेंट है जिसका हम सैंपल ले रहे हैं वो हेपेटाइटिस बी का मरीज है और सिरिंज या नीडल से गलती से जो सैंपल ले रहा है उसको भी प्रिक हो गया, तो वो जो वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस वो मरीज से हेल्दी पैरामेडिकल स्टाफ या हेल्दी जो डॉक्टर है उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये ब्लड के जरिए। नेक्स्ट है मल्टीपल यूज ऑफ सिरिंजेस, नीडल्स, रेजर्स। तो इसी तरह जब हम हॉस्पिटल्स में सिरिंज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ब्लड सैंपल लेने के लिए, मेडिसिन के लिए, तो अगर खुदा न खास्ता एक सिरिंज को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, एक नीडल को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मरीजों में वहीं एक ही सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, तो हेपेटाइटिस बी के मरीज वालों से बाकी तमाम पेशेंट्स को भी हेपेटाइटिस बी वायरस फैल सकता है। रेजर्स, बार्बर शॉप में हम जाते हैं, वहाँ पे हम बाल बनाते हैं, दाढ़ी बनाने जाते हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग आ रहे होते हैं, तो अगर उनमें से बहुत सारे HIV के पेशेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स भी होते हैं, तो वो जो रेजर वगैरह होते हैं वो इस तरह इन्फेक्ट हो जाते हैं वो पेशेंट से। अगर कोई दूसरा हेल्दी पर्सन आके दोबारा वो हेयर या बाल बना रहा है या दाढ़ी बना रहा है और उस दौरान उसको कट लग जाता है, तो रेजर के जरिए वो वायरस ट्रांसमिट होता है हेल्दी पर्सन पे। इसी तरह डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो जितने भी ऑपरेशन थिएटर में हैं या हम दांत निकाल रहे होते हैं उस वक्त भी ये वायरस उस इंस्ट्रूमेंट्स में मौजूद होता है कि इनमें से अगर कोई हेपेटाइटिस बी का मरीज है, कोई HIV का मरीज है, तो वो वायरस उस इंस्ट्रूमेंट्स पे लगा रहेगा। अगर वही इंस्ट्रूमेंट्स हम बगैर किसी डिसइंफेक्शन के, बगैर स्टेरलाइज किए हम वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें किसी हेल्दी पर्सन पे, तो वो ट्रांसमिट हो सकता है हेल्दी पर्सन में भी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट्स को ब्लड जरूरत पड़ती है ऑपरेशन के दौरान, खून की कमी होती है, तो उस वक्त हम ब्लड दे रहे होते हैं, तो अगर जो ब्लड देने वाला बंदा है वो हेपेटाइटिस बी का मरीज है, तो वो जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो उस हेल्दी जो मरीज हेपेटाइटिस बी का जो पेशेंट था जो ब्लड दे रहा है किसी दूसरे मरीज को, तो दूसरे मरीज जो कि ब्लड ले रहा है उसमें भी वो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक ये वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है। तो हमने डिस्कस किया ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स के जरिए हो सकता है, मल्टीपल यूज ऑफ सिरिंज, नीडल्स, रेजर्स, डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स क्या है, इसकी अलामत कौन सी होती है, तो लो ग्रेड फीवर उसको होगा मरीज को, नाउजिया, वोमिटिंग, उसको उल्टी आने लगेगी, उसको के जो मतली जिसे हम कहते हैं मतली आएगी, उल्टी आएंगी। लॉस ऑफ हंगर, उसको भूख नहीं लगेगी, भूख कम लगती है, खाना खाने का दिल नहीं करता है। स्टोमक पेन या पेन एपिगैस्ट्रियम जिसे हम कहते हैं मेडिकल के टर्म में, तो ये उस मरीज को होगा, उस मरीज को कमजोरी महसूस होगी। ये वो अलामत है जो कि हेपेटाइटिस बी में मौजूद होती हैं। तो हेपेटाइटिस बी के मरीज को बुखार होगा, उल्टियाँ आएंगी, उसको भूख नहीं लगेगी, उसके मैदे में दर्द होगा, उसके बाद उसको कमजोरी महसूस होगी। तो
अब इसकी हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो कोई भी, हमने पहले भी पढ़ा है कि डिजीज के लिए वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन क्या काम करती है, ये इम्यूनिटी डेवलप करती है उस डिजीज के खिलाफ। तो हम वैक्सीनेशन कराएंगे, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम लगाएंगे तो उससे हिफाजत मिलेगी। ये तमाम चीज़ें जिसके जरिए फैल रही थी उसमें हम एहतियात करेंगे। जैसे कि एक सीरीज को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से फैलता था, तो हम एक सीरीज को एक दफ़ा इस्तेमाल करके उसको फेंक देंगे। सीरिंजेस, नीडल्स, इसको बार बार हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे मरीजों में ये नीडल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक मरीज में इस्तेमाल हो गया उसके बाद उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। डिसइंफेक्शन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, होता यह है कि जब भी हम कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने जाते हैं तो उसमें किसी मरीज का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद उस जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स वो इस्तेमाल हुए हैं ऑपरेशन के दौरान उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं। तो ऑटोक्लेविंग के जरिए, स्टेरिलाइजेशन के जरिए उन तमाम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिसइंफेक्शन करते हैं। अगर डिसइंफेक्शन हम नहीं करेंगे, वही इंस्ट्रूमेंट्स किसी दूसरे मरीज में भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है हेपेटाइटिस बी वायरस फैल जाए। नेक्स्ट हमने कहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए फैलता है, तो इसको हम कैसे रोकें। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर डोनेशन, तो ब्लड, अब एक मरीज को हमने ब्लड देने जाना है, तो जो बंदा ब्लड दे रहा होता है, खून मरीज को देने वाला है, सबसे पहले उसका सैंपल हम लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि उसमें हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, उसमें HIV तो नहीं है, कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है उसमें, हेपेटाइटिस बी, HIV, इस तरह की स्क्रीनिंग हम कहते हैं। देखना कि ब्लड देने से पहले जो खून दे रहा है उसको हम देखेंगे कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। अगर उसमें कोई बीमारी है, उसमें हेपेटाइटिस बी है, HIV है, तो हम उस बंदे का खून नहीं लेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उसमें कोई इस तरह की बीमारियां नहीं है, उसका ब्लड बिल्कुल साफ है, तो फिर हम आगे जाके ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे मरीज में। तो ये इसकी प्रिवेंशन थी। अब डायग्नोसिस कैसे करें, तो कोई भी बीमारी हो उसको डायग्नोस करने के लिए कुछ मखसूस टेस्ट होते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, खून का सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद उसमें देखते हैं कि कहीं वायरस तो नहीं है। जैसे कि PCR हम करते हैं, जैसे कि जो ICT किट के जरिए हम देखते हैं कि उसमें हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, उसमें HIV तो नहीं है, उसमें हेपेटाइटिस C तो नहीं है। तो इस तरह खून का सैंपल लेके हम देखते हैं कि उसमें हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। तो ये सिंपल वे में हेपेटाइटिस बी था कि वो कैसे फैलता है, उसकी अलामतें क्या क्या होती हैं, उससे हम बच कैसे जाते हैं, बचने के क्या क्या तरीके हैं, और अगर हेपेटाइटिस बी की अलामतें आ रही हैं तो हम कैसे पता करें कि उस बंदे को हेपेटाइटिस बी है या नहीं है।